नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। जो आज की कहानी है वो बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यह कहानी एक नागिन का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य ये कहानी पूरे ध्यान से और लगन से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में जो आप जानते होंगे, सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है उसे इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, जो इच्छाधारी नाग होता है वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो हर वो काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक किसान रोज़ अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। वह किसान बैलों के जोड़े लेकर अपने खेत में हल जोतता था। बैलों की सहायता से हल जोतता था। और प्रिय दर्शकों, अब किसान के खेत के कुछ कोने बचे हुए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान ने खेत के बचे हुए कोनों को कुदाली लेकर वहां की ज़मीन को खोदने लगा। कहा जाता है कि किसान खेत के 3 कोने खोद देता है, और जब चौथे कोने में पहुंचता है तो दर्शकों, वहां पर दीमक जो बम्बी बनाती है, वह एक छोटी सी बम्बी थी। किसान उस बम्बी को भी खोदने लग जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही किसान कुदाली से उस बम्बी पर मारता है तो वह बम्बी खुद जाती है, और बम्बी खुदने के बाद सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब सांप के 2 टुकड़ों को देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। किसान जब उस सांप के टुकड़ों को वहां से हटाता है तो देखता है उस खुदी हुई बम्बी में सांप का एक बच्चा और था, जो देखकर किसान और भी ज़्यादा दुखी हो गया और सोचता है ये जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यह सोचकर किसान एक प्रतिज्ञा लेता है, और उस सांप के बच्चे के पिता का साया मेरी वजह से हटा है, और यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सांप के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करूँगा और अपने पुत्र की भांति रखूँगा। किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, यह सांप का बच्चा है और इसके पिता मेरे हाथों से मारा गया, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं अपने घर लेकर आया हूँ, और हम इसका लालन पालन अपने बच्चे की भांति करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, उस किसान के भी एक छोटा सा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। जैसे किसान कहता है तो किसान की पत्नी उसकी बात मान लेती है और कहने लगती है, ठीक है, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है और दूसरा यह सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे। और जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया था, उस वक्त उस बम्बी के अंदर सांप और उसका बच्चा था, परंतु नागिन उस बम्बी के अंदर नहीं थी। जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बम्बी पर आती है, तो नागिन देखती है उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है और वह मरा हुआ है। ये देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन प्रिय दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला था और वह नागिन अपने बच्चे की तलाश करती है। तो प्रिय दोस्तों, उसे अपना बच्चा भी नहीं मिलता। तो वो नागिन और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया है। ये सोचकर नागिन खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है। तो दोस्तों, अंत में नागिन एक प्रतिज्ञा लेती है कि मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है, जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी मैं वंश ख़त्म कर दूंगी। तो प्रिय दोस्तों,
अब वो नागिन उस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है। अब दूसरे दिन किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई ज़मीन को कुदाली से खोदने लग जाता है। जिस कुदाली से सांप की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। तो प्रिय दोस्तों, नागिन भी उस दिन उस बम्बी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के पास मंडरा रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुदाली को लेकर ज़मीन खोदने लगता है, तो उस नागिन की नज़र उस कुदाली पर चली जाती है और कुदाली को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाली पर लगे खून को देखकर सोचने लगती है कि यही वो किसान है, मेरे पति और मेरे बेटे का हत्यारा। तो दोस्तों अब नागिन को पता चल जाता है कि उसके पति और मैं उसके बेटे का कातिल कौन है। तो प्रिय दोस्तों, नागिन अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले उस किसान के घर का पता लगाऊंगी और उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि उसने मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, और उसके बाद एक एक करके मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। तो दोस्तों अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके अपने घर की ओर लौटता है, तो नागिन उस किसान के पीछे पीछे चली जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है। किसान की पत्नी दरवाज़ा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, पर उसे कहीं पर भी जगह नज़र नहीं आती है। नागिन पास में पड़े कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं घर के अंदर प्रवेश करूंगी। तो दोस्तों कुछ ही देर बाद किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर नागिन घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन घर के अंदर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले किसान का छोटा पुत्र नागिन को नज़र आ जाता है, जो कि पालने में झूल रहा है। तब नागिन सोचने लगती है क्यों न इसके पुत्र को सबसे पहले ख़त्म करूं, ताकि इसको पता चले कि पुत्र का दुख क्या होता है। यह सोचकर वह किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने में चढ़कर किसान के पुत्र को डस जाती है और किसान के पुत्र को डसने के बाद घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है, तो किसान की नज़र नागिन पर पड़ जाती है और यह देखकर किसान मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों से जिस सांप की मृत्यु हुई थी यह उसी की नागिन है, और यह मेरे घर तक आ गई तो उसने ज़रूर मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचाया है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र को पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है। वो भी उस नागिन का घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है और वह किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है कि यह नागिन मेरे पुत्र को ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है। तब किसान की पत्नी भी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों अपने पुत्र को जाकर देखते हैं, तो उसके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अब दोनों चिल्लाते हैं और विलाप करते हैं और पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से उसका उपचार करा दें, लेकिन अब रात्रि के समय कोई राज्य वैद्य नज़र नहीं आता। तो दोस्तों उस ज़माने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र में जहर चढ़ जाता है। जैसे ही जहर चढ़ता है, तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लग जाते हैं, आँखें और पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह ख़त्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है, और अंत में वह अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देते हैं और अपने दिल पर एक पत्थर मार कर विश्वास करते हैं। सोचने लगते हैं कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया, अपने पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा। अब इसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का पुत्र जो हमारे पास है उसका हमारे पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। अब वो किसान और उसकी पत्नी उस नागिन के बच्चे से बेपनाह प्यार करने लगते हैं, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं
और उसी को अपना पुत्र मान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है और नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को ख़त्म करूंगी जिसने मेरे पति की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। और यह सोचकर घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं और पुत्र कह रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी चकित हो जाती है। यह सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे ही पुत्र को किसान और किसान की पत्नी अपने पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर वह बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने मन में गिलानी करने लगती है और सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में बदले की भावना से आई थी, लेकिन किसान और उस किसान की पत्नी बड़े दयालु हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये तो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। प्रिय दोस्तों, अब नागिन किसान के घर से निकलकर वापस चली जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी गिलानी हो रही है और किसान की पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति पाल रहे हैं। और वह नागिन अपनी करनी का बड़ा पश्चाताप करती है और 1-2 दिन बाद वो नागिन फिर से उस किसान के घर पर जाती है। अब वह सोच के जाती है कि किसान और किसान की पत्नी सच में मेरे बच्चे से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे थे। तो वह जाकर देखती है कि किसान और किसान की पत्नी इस तरह से बातें कर रहे थे कि हमारे तो जो पुत्र था वह भी ख़त्म हो गया। अब हमारा पुत्र सिर्फ़ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है और इसी के सहारे हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान अब मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। अब वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को ख़त्म किया है और इसका पश्चाताप करने के लिए दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन शिव जी के परम भक्त होते हैं। नाग नागिन यदि दिल से भोलेनाथ से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है। अब वह नागिन भोलेनाथ से सिर्फ़ एक ही चीज़ मांगती है कि प्रभु, मैं जाने अनजाने में किसान के पुत्र को ख़त्म कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि किसान को किसी भी तरह से एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं और कुछ दिन बाद एक पंडित और पंडितानी छोटे से एक नवजात बालक को लेकर दौड़ते हुए उस किसान के घर आते हैं और किसान से आकर कहते हैं कि हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का किसी भी तरह प्राण बच जाए, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। यह कहकर पंडित और पंडितानी अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी उस पुत्र को अपनी गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे हुए पड़े थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस पंडित और पंडितानी ने हमें पुत्र दिया था वो लोग यहाँ मरे पड़े हैं। तब वो किसान उसका दाह संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान की पत्नी उस पुत्र का लालन पालन करते हैं और अपना ही पुत्र मानते हैं। एक दिन नागिन किसान को के घर आती है तो किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी सांप और पंडित के पुत्र को। तब नागिन यह नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तव में ही धर्म पुण्य आत्मा है। यह सोचकर वह वहाँ से वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है कि अब मेरे जीने की
इच्छा नहीं है। तो दोस्तों उस नागिन के पास में नागमणि थी। तब वो नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ, इस चीज़ को तुम संभाल कर रखना और यह चीज़ तुम्हारे घर में हमेशा रखना और किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी मत देना। अब वो नागिन किसान को नागमणि देती है और नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर नागिन का रूप ले लेती है। तो दोस्तों अब वो किसान समझ जाता है कि वो वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है और किसान से कहती है कि हे किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भी न करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनी जाती है। अब मेरा पुत्र खुद की रक्षा करने में सक्षम है और बड़ा हो चुका है। अगर मेरा पुत्र भी कभी भविष्य में आपके साथ गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है, और जब भी मेरा पुत्र गलती से किसी को डस भी ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसता है। तुरंत उसका जहर ख़त्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाह संस्कार करता है। तो दोस्तों इस तरह से उस किसान का परिवार पूर्ण संपन्न हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन के पुत्र यानी कि नाग दोनों को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है। तो दोस्तों कुछ समय निकलने के बाद बूढ़ा आदमी भगवान की भक्ति करने लग जाता है और उस नाग को मणि प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब वो नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता यानी कि किसान के पास आता और इस तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। तो दोस्तों उस किसान के घर में किसी भी प्रकार के अन्न धन की कमी नहीं थी। वो किसान हमेशा धर्म पुण्य में विश्वास रखता था। तो प्रिय दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।